बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हाई यील्ड बेसिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। स्टार्ट करते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी से। तो एक बात की जाती है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कोलिनर्जिक होता है, चाहे वो सिम्पैथेटिक है हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो। तो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है, और तमाम गैंग्लिया के अंदर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और तमाम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के केस में एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक न्यूरॉन या नर्व्स के केस के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एक्सेप्ट रीनल। ओके, रीनल मिजेंट्रिक बेड्स और स्वेट ग्लैंड, वहाँ पे मस्क्रीनिक रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर यूज़ हो जाता है। तो ओके, आपने समझ लिया कि जो एसिटाइलकोलिन है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक इन केस ऑफ रीनल वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड। एक टॉक्सिन होता है बोtulinum टॉक्सिन, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। वो बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, जबकि कोलिन की अपटेक को ब्लॉक करने वाला हेमिकोलिनियम है। ओके, बोtulinum टॉक्सिन इसके रिलीज को ब्लॉक कर देता है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को तोड़ने वाला एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, इसको इनहिबिट करने वाले एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि इंडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक है। ये एड्रोफोनियम है, कार्बामेट होते हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। एसिटाइलकोलिन है मस्क्रीनिक रिसेप्टर और निकोटीनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, तो इनके भी कोई एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं। अब इनके एगोनिस्ट को देख लेते हैं। मस्क्रीनिक रिसेप्टर डिफरेंट फैक्टर के ऊपर पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल स्फिंक्टर पीपलाई के ऊपर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवा के मियोसिस करवा देंगे, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन से एकोमोडेशन हो जाएगी। फॉर नियर वीएन, हार्ट पर हार्ट रेट को, कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देते हैं। लंग्स के ऊपर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा के क्रैम्प्स करवा सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ब्लड वेसल की डायलेशन को बढ़ा देते हैं। ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट करवाते हैं। इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोटोटाइप है वो एसिटाइलकोलिन खुद होता है, लेकिन एसिटाइलकोलिन के क्लिनिकल यूजेस इतने नहीं होते। मिथेनाकोल पैरालिटिक आइलिस के केस के अंदर और यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिथेनाकोल ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को, जो कि अस्थमा के अंदर सीओपीडी के पेशेंट में देखने को मिलता है, उसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइलोकार्पिन ग्लोकोमा, शॉगरन सिंड्रोम, जीरोस्टोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर एड्रोफोनियम माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए फाइसोस्टिग्बिन टर्शियरी अमाइन होता है, जो कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग में दिया जाता है। इसके अलावा फाइसोस्टिग्बिन, पायरिडोस्टिग्बिन ये इस्तेमाल होते हैं पैरालिटिक आइलिस के केस में, यूरिनरी रिटेंशन के केस में और माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में। डोनिपेजिल अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिवास्टिग्बिन है, वो भी अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। डोनिपेजिल ये भी अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के हवाले से यूएस असेंबली में एक सिनेरियो दिया हुआ है। अ 33-year-old फार्मर इज रश टू पेरिफेरल हॉस्पिटल। फार्मर, पहला आपके जहन में ख्याल आना चाहिए, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक्सीडेंटल एक्सपोजर था पैराथियोन का, और वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का शिकार था, ब्रेडिकार्डिया हुआ है। अब आपको पता समझ आ गया होगा कि ब्रेडिकार्डिया ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। तो कौन सी ड्रग होती है जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की एक्टिविटी को बढ़ा देगी, तो उनको बोलते हैं कोलिन एस्ट्रेस रीजनरेटर। तो उसमें पैरालिडॉक्सिन यूज़ होता है। पैरालिडॉक्सिन से उसी वक्त यूज़ होता है जब एजिंग नहीं होती, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक्ट करते हैं बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं। तो पैरालिडॉक्सिन फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देता है, जिसकी वजह से एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप एक मरतबा एंजाइम के साथ बाउंड हो गया, तो वह एक केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है। उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एजिंग, और इस एजिंग की वजह से जो फॉस्फेट ग्रुप का एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एजिंग के बाद पैरालिडॉक्सिन किसी काम की नहीं रहती। एट्रोपिन नॉन सेलेक्टिव मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एट्रोपिन निकोटिनिक इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, सिर्फ मस्क्रीनिक इफेक्ट को करेगा, ठीक है। ओके, लेकिन जो एट्रोपिन होगा, एट्रोपिन सिर्फ एक्सेस एसिटाइलकोलिन की एक्शन को प्रिवेंट करेगा, ना कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की एक्टिविटी को रीजनरेट नहीं करेगा। रीजनरेशन के लिए आप पैरालिडॉक्सिन, लेकिन एक्सेस कोलिनोमिमेटिक के एक्शन को खत्म करने के लिए एट्रोपिन यूज़ करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को याद करने के लिए म्यूमोनिक होता है डम्बल। डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, पी से पिन पॉइंट पिपिल, और मियोसिस, बी से ब्रैडिकार्डिया आ जाता है। ओके,
बी से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, ई से एक्साइटेशन ऑफ मसल्स एंड सी एन एस निकोटिनिक इफेक्ट है, लैक्रिमेशन है, स्लाइवेशन है, स्वेटिंग होती है। एट्रोपिन को हम ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं एज एंटीडोट। इसके अलावा एट्रोपिन को हम एमेनिटा मशरूम की पॉइजनिंग के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम की पॉइजनिंग में मस्करीन होता है मशरूम के अंदर। पैराडॉक्सिम ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर एंजाइम रीजनरेटर होता है। एट्रोपिन के यूजेस को देख लेते हैं। एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है एज एंटीडोट। इसके अलावा मेडिएटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, आई सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होता है, मशरूम की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्योंकि ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम कर देता है ये, और ये ब्रेडियरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं दो जगह पे पड़े होते हैं, गैंग्लिया के ऊपर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। गैंग्लिया के ऊपर एन पड़े होते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एम पड़े होते हैं। ओके, तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है इसमें हेक्सामिथोनियम और मैकामाइलामीन आ जाते हैं। जो मैकामाइलामीन ये इस्तेमाल होता है स्मोकिंग सिजेशन के लिए। इसके अलावा स्मोकिंग सिजेशन के अंदर वेरानिसलिन भी यूज़ होता है। ये ऑटोनॉमिक टोन को ब्लॉक कर देते हैं, बैरा रिसेप्टर रिफ्लेक्स चेंजेस को भी प्रिवेंट कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद बारी आ जाती है सिम्पैथोमिमेटिक की, जिसमें अल्फा वन एगोनिस्ट में फिनाइलेफ्रिन और मिथॉक्सामिन आ जाती है। फिनाइलेफ्रिन नेजल टी कंजेस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मिड्रिएटिक एजेंट है। मिथॉक्सामिन है ये पैरोक्सिमल एट्रियोटिक कार्डियो को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्फा टू एगोनिस्ट के लिए क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, इसके अलावा एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा हाइपरटेंशन के अंदर, जबकि एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है। बीटा एगोनिस्ट के अंदर आइसोप्रोटिनानोल है, जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे जाके बाइंड करती है। ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर हार्ट ब्लॉक के अंदर ब्रेडियरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डो विटामिन से बीटा 1 पे ऊपर जाके काम करती है, एक्यूट हार्ट फेलियर के लिए स्पेसिफिक होती है। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में रिटोड्रीन है, जो प्री मेच्योर लेबर के अंदर इस्तेमाल होती है। ओके, और इसके अलावा साल्मिटिरोल है और एल्बेटिरोल टर्बिटालिन ये इस्तेमाल होती है एस्थमा के लिए। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो एक्यूट के लिए, जबकि क्रॉनिक के लिए लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स और उनके रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोपिरानिल है, या उसको आइसोप्रोटिरानोल भी कहते हैं। ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों पर जाके बाइंड करती है। अब यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 की स्टिमुलेशन की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर करते हैं कि बीटा 2 वेजोडाइलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा, और बीटा 1 हार्ट रेट को बढ़ा देगी। नोरेपिनेफ्रिन या नोरएड्रेनालिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 तक जाके बाइंड करती है, तो इससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, डायस्टोलिक को भी बढ़ाती है, क्योंकि जो अल्फा 1 है वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देती है। लेकिन ये जो बीपी के ज़्यादा होने की वजह से हार्ट रेट कंपनसेटरी तौर पर रिफ्लेक्स चलता है, ब्रेडिकार्डिया चलता है, तभी हार्ट रेट कम हो जाएगा। एड्रिनालिन तमाम रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है इक्वल एफिनिटी से, तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, लेकिन डायस्टोलिक को कम कर देती है बीटा 2 की वजह से। इसके अलावा हार्ट रेट को बढ़ा देती है बीटा 1 की वजह से। डोपामिन D1 पहले D1 पे जाके बाइंड करता है, फिर अल्फा पे जाके बाइंड करता है, फिर बीटा पे, तो उसका मिमोनिक होगा डैब, और ये रीनल परफेरियन को मेंटेन करता है। अल्फा ब्लॉकर के अंदर प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, जबकि टेमसालोसिन, सिलोडोसिन अल्फा 1A के लिए स्पेसिफिक होती है। अल्फा 2 के अंदर यूहेम्बिन और मिर्टाज़ापिन होती है। मिर्टाज़ापिन अल्फा 2 एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि यूहेम्बिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस के अंदर इस्तेमाल होती है। एक सिनेरियो लिखा हुआ है कि 76 ईयर ओल्ड पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद हाइपरटेंशन एंड साइन सिम्टम ऑफ benign prostatic hyperplasia just like nocturia, high post, void, residual volume, यूरिनरी रिटेंशन, तो उसको टेराजोसिन दी है। तो टेराजोसिन के बारे में कुछ बातें पूछ रहे हैं। टेराजोसिन अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होती है, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर। ओके, और टेराजोसिन की वजह से क्या होगा, तो हाइपरटेंशन के लिए और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की तरफ। तो बीटा 1 ब्लॉकर जो कि सेकंड जनरेशन में बिलोंग करती है, एस बीटालोल है, एटिनोलोल है, मेटाप्रोलोल है, जिसके पास बीटा 1 बीटा 2 दोनों प्रॉपर्टी है। अल्फा वाली भी प्रॉपर्टी होती है, लैपेटेलोल कैल्बिडोलोल के पास बीटा 1 बीटा 2, इसके अलावा अल्फा प्रॉपर्टी भी होती है। टिमोलोल ग्लोकोमा के लिए इस्तेमाल होती है, मियोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ग्लोकोमा के लिए इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि टिमोलोल और बिटोक्सोलोल के पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं होती, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता। ओके, टिमोलोल एवी ब्लॉक करवा सकती है, ब्रेडिकार्डिया करवा सकती है, हाइपोटेंशन करवा सकती है, एस्थमा करवा सकती है। इसको एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर, हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा ANS के कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपकी रिवीजन हो गई है ANS की, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।